मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम् रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का मूल और कहें कि उत्तम मूल क्या है? आरोग्य है। और रोग क्या करते हैं? उसी उत्तम मूल को विनाश करते हैं। नमस्कार, मैं साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं एक नए विषय को लेकर, जो कि है ENT इन्फेक्शन। ENT अर्थात आइज़, नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन। बदलते मौसम में अक्सर व्यक्ति सर्दी, जुकाम, बुखार आदि जैसी समस्याओं से जूझता है, जो कि कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण और बदलते मौसम को न सह पाने के कारण हो जाता है। अक्सर कहते हैं कि आती हुई गर्मी, आती हुई सर्दी, जाती हुई गर्मी, जाती हुई सर्दी व्यक्ति को बीमार कर जाती है। तो आज हम इसी के समाधान पर बात करेंगे कि किस प्रकार बदलते मौसम में दिन और रात में, जब ऋतु का संधिकाल होता है या फिर दिन का और रात का संधिकाल होता है, यानी कि शाम या फिर सुबह, इस समय अक्सर व्यक्ति के त्रिदोष प्रकोपित होने लगते हैं। वात, पित्त, कफ अपनी मात्रा से डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आइए आज के इस सत्र में जानते हैं ENT इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। ENT इन्फेक्शन अक्सर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण होता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करें सूर्य नमस्कार का। कम से कम 11 से लेकर 21, 51 से लेकर 108 तक आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ परंपरागत रूप से किए जाने वाले दंड बैठक का अभ्यास प्रतिदिन करें। आपके शरीर को जितना व्यायाम आप कराएंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी। प्रतिदिन रनिंग किया करें। आप ज़्यादा ना दौड़ पाएँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। रनिंग डेली ज़रूर करें। और इसी के साथ हम कुछ आसनों का अभ्यास जानते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके ENT इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आसनों का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करते हैं नमस्कार आसन से। सर्वप्रथम नमस्कार आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, धीरे धीरे सामने झुकते हुए पाद हस्तासन, एक पैर को पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन आसन, दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। पर्वतासन के बाद करेंगे साष्टांग आसन। साष्टांग आसन में शरीर के 8 अंग नीचे जमीन को छूते रहेंगे, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा रहेगा। साष्टांग आसन के बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बाद फिर से वापस ऊपर पर्वतासन में, पर्वतासन से अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन आसन से पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में कोशिश करें कि आपका नाक घुटनों से टच हो। पाद हस्तासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन के बाद वापस नमस्कार आसन। इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आपका शरीर जितना तीव्र गति से व्यायाम करेगा, आपका शरीर उतना ही एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। इसका अभ्यास आप 21 से लेकर 108 बार तक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अभ्यास करेंगे बैठकों का, जिससे आपके शरीर के साथ साथ किडनी भी स्वस्थ रहे। तो हम कुछ प्रारंभिक बेसिक अभ्यास जानेंगे बैठकों का। बैठकों के लिए सीधे खड़े हो जाएं। हम साधारण बैठक करेंगे। सबसे पहले हाथों को कुछ यूँ स्थिति में बनाते हुए 1, 2, इसका नाम है साधारण बैठक। 3, 4, 5, 6, इसी तरह और भी 8 बैठकें हैं। पारंपरिक तरीके से जो हम बैठकों का अभ्यास जानते हैं, उसमें 8 बैठकें आती हैं। ये पहली बैठक है। पहली बैठक जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए अर्ध बैठक आती है, जैसे इस प्रकार। इसमें पूरा नहीं बैठते हैं, आधा ही बैठते हैं। 1, 2, 3। ये आपके घुटनों को भी पूर्ण स्वस्थ रखने में आपकी मदद करती है। और इससे पहले जो आपको बताई वो है साधारण बैठक। अंतिम बैठक का अभ्यास करते हैं, वो है हनुमान बैठक। पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे, दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और दोनों तरफ बारी बारी से बैठेंगे।
प्रारंभिक योग अभ्यासी इसका अभ्यास न करें, अन्यथा हानि हो सकती है। जिनका अभ्यास हो गया हो वही करें। 1 2 3 4। इस प्रकार आप 21 से लेके 50 बार या इससे अधिक भी कर सकते हैं, जिससे आप बल बढ़ाने के साथ साथ अपने शरीर के, पेट के सब ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो भी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अभी हमने किया सूर्य नमस्कार का अभ्यास और दंड बैठक का अभ्यास। आप सभी जानते हैं कि आप अपने शरीर को व्यायाम कराएंगे तो उसके सभी ऑर्गन्स एक्टिव होंगे तो वो स्फूर्तिवान रहेंगे। आप जितना अपने शरीर को व्यायाम कराएंगे, सूर्य नमस्कार कराएंगे, दंड बैठक कराएंगे, उससे आपके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे एक्टिव होते हैं, खुलते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, एक्सपैंड होते हैं। आपके फेफड़े, आपका हृदय, सब ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होगी उतना ही आप अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। जैसे कि इस सत्र के शुरू में मैंने एक श्लोक के अर्थ में बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का मूल क्या है? आरोग्य है। और रोग क्या करते हैं? आपको उसी श्रेयस्कर आरोग्य से दूर कर देते हैं। तो योग के माध्यम से हम इन सब रोगों से दूर रह सकते हैं। सूर्य नमस्कार और दंड बैठक के बाद आइए हम करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और आपको दूर रखेंगे ईएनटी के इन्फेक्शन से। ईएनटी इन्फेक्शन यानी कि आइज़, नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन। सबसे पहले इसमें आती हैं आँखें। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आप इसका प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया करें। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के साथ साथ आप प्रतिदिन सुबह उठकर उसमें साफ शुद्ध लार लगाएं। लार को काजल की तरह आंखों में प्रयोग करें। इससे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहेगी और यदि आपकी आंखों की रोशनी कम भी हो गई है तो वो भी वापस लौट आएगी। प्रतिदिन सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारें। मुंह में पानी भरा रहने दें और स्वच्छ जल के छींटे आंखें खोलकर इस तरीके से आंखों में 20 से 25 बार तक मारें। और इसी की जगह आप त्रिफला का पानी आँखों में आई वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला का पानी एक आई वॉश कप में ले लें और दोनों आँखों में उसको लगाकर कम से कम 20-25 सेकंड तक आँखों को, पलकों को उसमें झपकाएं। इससे भी आपकी आँखों की रोशनी और अच्छी होती है। इसी के साथ साथ आँखों के लिए अक्षि तर्पण आदि जैसी क्रियाएं की जाती हैं। आइए अभी हम करते हैं आँखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, जो कि आँखों की रोटेशन से किया जाता है। आँखों को दाएं बाएं, ऊपर नीचे और पूरा सर्कुलेशन में घुमाना आँखों का सूक्ष्म व्यायाम कहलाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आँखों को सामने टिकाएं। धीरे धीरे आँखों को लेफ़्ट साइड लेके जाएं। लेफ़्ट साइड के बाद धीरे धीरे आँखों को राइट साइड पे लेके जाएं। फिर से लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड। इसी तरह इस क्रिया को 5 से 10 बार करते हुए आंखों का अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसमें आंखों की पुतलियों को ऊपर तथा नीचे लाया जाता है। सबसे पहले आंखों को बंद कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आंखों की पुतलियों को ऊपर लेके जाएं। गर्दन को ऊपर या नीचे ना करें, गर्दन को वहीं पे स्थिर रख के धीरे धीरे पुतलियों को ऊपर लेके जाएं। फिर धीरे धीरे पुतलियों को नीचे लाएं, फिर से ऊपर, फिर नीचे। इस प्रकार अभ्यास हुआ दाएं बाएं और ऊपर नीचे का। अब इसी को हम सर्कुलेशन में घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, आँखों को क्लॉकवाइज घुमाते हुए। यदि किसी को चक्कर, उल्टी आदि की समस्या हो तो वो रुक जाएं। सर दर्द महसूस हो तो रुक जाएं। ठंडा पानी पिएं, फिर से शुरू करें, या फिर अधिक समस्या हो तो उस समय के लिए रोक दें। आँखों को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाएं। तो इस प्रकार पूरा हुआ आँखों का सूक्ष्म व्यायाम। आइए अब हम जानते हैं गले के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए, या फिर यूँ कहें कि थायराइड ग्रंथि, विशुद्धि ग्रंथि जो कि हमारे गले में पाई जाती है, उसको स्वस्थ रखने के उपाय आसनों के अभ्यास से। सबसे पहले हम करेंगे मत्स्य आसन, जो कि पीठ के बल लेट कर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। सबसे पहले धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को पद्मासन की स्थिति में लाएं। दोनों पैरों को पद्मासन की स्थिति में लाकर अपने हाथों को सर के आसपास इस प्रकार टिकाएं और सर को उठाकर यथासंभव पीछे ले जाएं। आपकी कमर ऊपर उठी हुई रहेगी। दोनों पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़ लें और कोशिश करें कि आपकी कोहनियाँ ज़मीन पर टच हो जाएं। पूरा ध्यान इस समय आपका विशुद्धि ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड पे रहेगा।
श्वास सामान्य बनाए रखें। धीरे धीरे इस आसन से वापस आएं। पैरों को सीधा कर लें। यह आसन यानी कि मत्स्यासन आपकी थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करता है, एक्टिव करता है और आपके शरीर में जितने भी इससे होने वाले काम हैं सबको अच्छे से संचालित करने में मदद करता है। आइए अब हम जानते हैं अगला अभ्यास, जो कि है सर्वांगासन। सर्वांगासन आपकी अन्य कई लाभों को प्रदान करने के साथ साथ थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड रोग से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम है। इस सत्र में हम बात कर रहे हैं ENT इन्फेक्शन की, यानी कि आइज नोज थ्रोट के इन्फेक्शन की। तो अभी हम जान रहे हैं कि गले के लिए उपयोगी आसन कौन कौन से हैं। इस प्रकार सर्वांगासन का अभ्यास करें। सर्वांगासन हमारे संपूर्ण शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है। सर्वांगासन शरीर की हाइट बढ़ाने में, थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करने में, आपके सिर को पोषण पहुंचाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने किया मत्स्यासन और सर्वांगासन का अभ्यास। आइए अब हम जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भुजंगासन का अभ्यास कैसे करें। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। सामान्यतः कमर दर्द में हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं, मोटापे में तीव्र गति से करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम भुजंगासन का अभ्यास तीव्र गति से करेंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों में रखेंगे। प्रारंभ में अभ्यास शुरू करने के लिए 1-2 बार धीरे धीरे करें, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठें। फिर उसके बाद तीव्र गति से भुजंगासन का अभ्यास शुरू करें। इस प्रकार प्रतिदिन 100 बार भुजंगासन का अभ्यास अवश्य करें। इससे आपके हृदय, फेफड़े सब स्वस्थ होते हैं और आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। आइए अब हम बैठ जाते हैं। यौगिक आसनों के अभ्यास के पश्चात आइए अब जानते हैं कुछ प्राणायाम, जो कि आपके आँखों, नाक, गले और कान के इन्फेक्शन के लिए, उसको दूर रखने के लिए, उन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही फायदेमंद है। सबसे पहले आँखों के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, कान के लिए, सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह आप जानते हैं कि आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कारगर सिद्ध होता है, परंतु ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो आइए अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए दोनों हाथों के इस प्रकार वायु मुद्रा में ले लें और एक हाथ से नासिका को बंद करते हुए दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लें और उस नासिका पुट को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास बाहर। फिर से श्वास लें, दूसरी तरफ से श्वास बाहर। इस प्रकार अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समग्र स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आपके अंगों को डेली एक्टिव रखने के लिए प्रतिदिन इस अभ्यास को ज़रूर करें। तो इस प्रकार हमने सीखा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप रनिंग करना पसंद नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं या आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप रनिंग कर सकें, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से इसका अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप जैसे आपको सुविधा हो उस आसन में बैठकर, सुखासन, सिद्धासन, या फिर आपको कोई अधिक समस्या हो तो आप इस प्रकार पैर खोलकर भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार भी ज़मीन पर ना बैठ पाएँ तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि आप वो भी ना कर पाएँ, आपकी अवस्था बहुत ही ख़राब है, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं, पर जितना आपका सामर्थ्य हो उतना। यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठ के ही करें, प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। हम करेंगे सामान्य सुखासन में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सामान्य ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आप कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखकर लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। एक बात ध्यान रखने लायक और यह है कि जिस अंग से संबंधित आपको रोग हो, उसके लिए जब आप योगाभ्यास करें तो उसी रोग से संबंधित, उसी अंग से संबंधित चक्र पर ध्यान करें। जब आप किडनी के लिए योगाभ्यास करें तो आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान को टिकाएं। आप यूरिनरी ब्लैडर के लिए योगाभ्यास करें तो उस समय आप अपने मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान टिकाएं। आपके मणिपुर चक्र का स्थान होता है पेट में। आपके शरीर के यदि बीच से दो भाग किए जाएं तो एकदम मध्य में जो स्थान होता है वहाँ पे हमारे चक्रों का स्थान होता है। ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है कि आपको दिखाई दे, ये महसूस करने की चीज़ है, शक्तियाँ हैं एक प्रकार से, तो आप इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र से कुछ नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र और एकदम मूल भाग में होता है हमारे मूलाधार चक्र। तो आप बारी बारी से इन तीनों चक्रों पर ध्यान टिकाते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप भस्त्रिका प्राणायाम की गति अपने शरीर सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। आप सामान्य स्वस्थ हैं तो सामान्य गति रखें, मध्यम स्वस्थ हैं तो मध्यम गति रखें, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो एकदम तीव्र गति रखें। ध्यान रहे कि चेहरे के हाव भाव न बिगड़े। आपके कंधे सामान्यतः जितने हिलने चाहिए उतने ही हिलें। आप प्रयासपूर्वक इन्हें अधिक ना हिलाएं, इस प्रकार ना करें, इस प्रकार नहीं करना है। सामान्यतः जितना शरीर में श्वास प्रश्वास की वजह से गति होती है बस केवल उतना ही रखें। तो इस प्रकार आपने जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे आपके ऊर्ध्व जत्रु के रोगों को, ऊर्ध्व जत्रु यानी कि जत्रु से ऊर्ध्व यानी कि कॉलर बोन, आपकी ये जो कॉलर बोन होती है इससे ऊपर के जो अंग हैं यानी कि आइज़, नोज़, थ्रोट और ईयर, इन अंगों को कैसे स्वस्थ रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं गले को स्वस्थ रखने के लिए, थायराइड ग्रंथि को शुद्ध रखने के लिए, उसके रोगों को दूर रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। श्वास को सामान्य बाहर छोड़ते हुए गले को संकुचित करते हुए अंदर आवाज़ करते हुए खींचेंगे। एक से 2 मिनट इस प्रकार होल्ड करते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। इसको 5-10 बार से लेकर 21 बार तक कर सकते हैं। जिन्हें थायराइड की समस्या हो, गले को लेकर कोई भी समस्या हो, वो इसका अभ्यास 21 बार कम से कम प्रतिदिन अवश्य करें। आइए अब इसी क्रम में हम आगे जानते हैं कुछ प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और षटकर्म में इन सबकी इन्फेक्शन को दूर रखने के उपाय। प्राकृतिक चिकित्सा तथा पंचकर्म और षटकर्म में इसके लिए अनेक समाधान हैं। जैसे कि आँखों के लिए आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सूर्य। सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य संपूर्ण संसार का प्राणदाता है। यदि हम सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है उस समय सूर्य को देखकर त्राटक करें, लगातार कुछ देर त्राटक करें, तो आप आंखों की खोई हुई रोशनी और आंखों की मध्यम पड़ी रोशनी को भी वापस पा सकते हैं। और जिनकी आंखें पहले से स्वस्थ है वो तो अपनी आंखों को लगातार स्वस्थ रख ही सकते हैं। यदि आप सूर्य का त्राटक न भी कर पाएँ तो प्रतिदिन, जिनकी आंखें ख़राब हैं वे प्रतिदिन सुबह और शाम को, और यदि आंखें स्वस्थ भी हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार त्राटक अवश्य करें। त्राटक करने के लिए सूर्य का तो आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य उदय होने लगे तो उस समय सूर्य को देखकर त्राटक करें। अन्यथा दीपक को अपने आंखों के सेम लेवल पे रखकर कम से कम 3-4 फुट दूरी पे आप उसे लगातार देखें। ध्यान रहे कि उस समय वहाँ पर हवा ना चले, दीपक हिलता हुआ ना हो। इसी के साथ साथ नासिका के लिए यानी कि नाक के लिए, नाक के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आप नस्से का प्रयोग करते हैं।
नाक से किया हुआ नस्य आपकी आंखों की इन्फेक्शन को भी दूर रखता है, कानों की इन्फेक्शन को भी दूर रखता है, नाक की इन्फेक्शन को तो दूर रखता ही है और साथ ही साथ गले के इन्फेक्शन को भी दूर रखता है। नाक में नसें करने के लिए आप बहुत सारे तेल प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें से कि कफ के लिए सबसे अच्छा है ज्योतिषमती तेल। आपके मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है गाय के घृत। गाय के घृत का यदि आप नस्य करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से अच्छा रहता है। यदि आप अणु तेल का प्रयोग करते हैं तो आप सभी प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। इसी के साथ मालकांगनी, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए मालकांगनी तेल का प्रयोग किया जाता है। आप सामान्य सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप रात को प्रतिदिन सोते समय नस्य करें तो आप सरसों तेल या फिर जो अधिक संवेदनशील हो वे बादाम रोगन का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ आते हैं अब गले के इन्फेक्शन पे बात करते हैं। गले के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आप गरारा कर सकते हैं। नॉर्मली गुनगुने पानी में आप सेंधा नमक डाल के गरारा कर सकते हैं। मुलैठी का पाउडर पानी में घोलकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर भी आप गरारा कर सकते हैं। अन्यथा आप गंडूश कर सकते हैं। आपके गले की बहुत ही बुरी हालत हो रखी हो, आपके गले से आवाज़ ना निकल रही हो, कफ पित्त के कारण आपका गला पूरा बंद पड़ गया हो, तो उसके लिए आप गंडूश करें। गंडूश यानी कि गरारा ही होता है। उस गंडूश में एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, इनको पीसकर एक पानी पेय बना लें और उससे गरारे करें। ये आपके गले को बेहद आराम भी प्रदान करेगा और आपके गले से कफ और पित्त का निराकरण करेगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या समाधान है ईएनटी इन्फेक्शन के लिए। इसी के साथ साथ आइए जानते हैं खान पीन में कुछ विशेष ध्यान जिससे आप इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आँखों के लिए आप आँखों को स्वस्थ करने के लिए, आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए गाजर, चुकंदर, आंवला का जूस पिएँ। डेली सुबह आप एलोवेरा जूस पिएँ, आंवला जूस पिएँ और गाजर और चुकंदर का विशेष रूप से यह आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है और आपकी आंखों को भी स्वस्थ करता है। आप विटामिन ए, सी और ई पाए जाने वाले फलों का अधिक सेवन करें। आप व्हीट ग्रास का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गले के लिए आप ये सावधानी बरतें कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम या फिर तली भुनी चटपटी चीज़ें भी ना खाएं। ये भी आपके गले में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसी के साथ साथ रात को ठंडी चीज़ें ना खाएं। रात को ठंडी चीज़ें ना खाने के साथ साथ आप गलत समय पे गलत चीज़ ना खाएं, वो भी आपके गले में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इस प्रकार आपको हमने बताया कि किस प्रकार की चीज़ें इन इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए खाएं और किस प्रकार की चीज़ें ना खाएं। आइए अब अंत में हम जानते हैं किस प्रकार एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम दूर रह सकते हैं ईएनटी के इन्फेक्शन से। एक्यूप्रेशर करने के लिए आप सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को सामने करें। आँखों के पॉइंट के लिए आपको ये वाला पॉइंट, जो पहली उंगली और दूसरी उंगली मीन्स कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में जो पॉइंट आता है, अंगुली पूरी होने के बाद ये जो बीच में पॉइंट आता है, ये पॉइंट है आँखों के लिए। इस पॉइंट को दबाएं। आप दोनों तरफ से दबाएं। ये आपकी आँखों को बेहद लाभ प्रदान करेगा। आपकी आँखों की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रोग को दूर करने के लिए किसी एक उपाय से पूरा समाधान नहीं मिलता है। शतावधानी होकर किसी भी चीज़ का समग्र समाधान पाया जाता है। आप सोचेंगे कि कोई दवाई खाकर या फिर कुछ एक चीज़ करके आप समाधान पा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, या फिर संभव भी है तो बहुत लंबे समय में आपको इसका परिणाम सामने आएगा। आप सब चीज़ों को साथ लेके चलें, समग्र समाधान करें ताकि आप जल्दी लाभ पाएँ। ये हुआ आँखों के लिए एक्यूप्रेशर का अभ्यास। आइए अब जानते हैं कान के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। कान के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये जो पहली और दूसरी अंगुली के बाद ये जो बीच में स्थान है, इस पॉइंट को दबाएं। इस तरह से दबाएं, दोनों तरफ से। इस तरफ से उंगली, इस तरफ से अंगूठा, दोनों के टिप को यूज़ करके इस पॉइंट को दबाएं। ये हुआ आपके लिए कानों के एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसके बाद जानते हैं गले के लिए। गले के लिए आप इस प्रकार हाथ को फैलाएं। ये वाला जो पॉइंट है, इसे दबाना नहीं है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, घी हो, तेल हो, उसको लेके इसको मसाज करना है इस प्रकार। एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ ही आपके गले में जब आप कफ महसूस करें, आपका गला बार बार बंद होता हुआ महसूस हो, तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद पानी पी लें या फिर 1 चम्मच शहद खा लें, उससे आपके गले का कफ तुरंत निवारण हो जाते हैं। आंखों के लिए अक्षी तर्पण और त्राटक के साथ साथ ही आप कुछ आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सौम्या ड्रॉप, आई ग्रिड ड्रॉप और दृष्टि ड्रॉप। जो बहुत ही संवेदनशील लोग हों वो प्रतिदिन सौम्या का प्रयोग करें। दिन भर आप धूप में दौड़ भाग करते हैं, उसके बाद आंखों में धूल की वजह से एलर्जी सी महसूस होती है, खुजली सी महसूस होती है, तो आप प्रतिदिन रात को सोते वक्त सोने से पहले अपना हाथ मुंह धोएं, फ्रेश हों, उसके बाद सोने से पहले गुलाब जल या फिर सौम्या आई ड्रॉप का प्रयोग करें। इस प्रकार आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने नासिका और गले को भी स्वस्थ रख पाएंगे। कानों के लिए आप
ईयरगिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज जाना ईएनटी के इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए संपूर्ण योगाभ्यास का पैकेज। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।